बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा। आज हमने लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है, एट माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद। तो जो हमारा टॉपिक था वो था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बायो एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था जैसा कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट वगैरह। आज हमने क्या करना है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लेवल्स को हमने एक्सप्लेन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ उनको डिस्कस करना है। तो हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एट डिफरेंट लेवल्स। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स। तो सबसे जो सिंपल पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल, और इसके बाद है ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल, नेक्स्ट टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल के बाद आता है पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल के बाद है कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल के बाद है इकोसिस्टम लेवल, और जो लास्ट में हमारे पास सबसे कॉम्प्लेक्स है वो है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। तो हमारे पास 10 हमारे पास हमने अरेंज किए थे लेवल्स जिन्हें हमने बारी बारी डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर के अंदर हम सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनेली और सेलुलर लेवल को डिस्कस करेंगे और टिश्यू लेवल को डिस्कस करेंगे। 4 लेवल्स हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग लेवल्स बच जाते हैं वो नहीं हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। तो all living and non-living matter is formed of simple units called atoms and subatomic particles such as proton, electrons and the न्यूट्रॉन्स। कि चाहे लिविंग है या कोई नॉन लिविंग मैटर है, वो जो सिंपल यूनिट से मिलकर बनी है उसे हम नाम देते हैं एटम्स का। और एटम मजीद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब सपोज करें कि ये हमारे पास एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो वो कहते हैं कि इसमें जो सिंपल यूनिट है जो इसे मिलकर बना रहा है वो क्या है, वो हमारे पास एटम है। जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस। तो ये जो एटम्स होते हैं चाहे लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उनको मिलकर बना रहे होते हैं, सिंपल यूनिट होते हैं, सिंपल बिल्डिंग यूनिट होते हैं उस बॉडी के। राइट हो गया। अब वो कहते हैं जैसे एटम है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 क्या न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब एटम मजीद छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम देते हैं। और जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर लेवल है क्या। अब होता क्या है कि जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स होते हैं वो कि लिविंग सिस्टम के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो थ्रू द बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर, लिंक बनाकर मॉलिक्यूल के अंदर मिल जाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली क्या हो सकें, एग्जिस्ट कर सकें। अब मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं कंबाइन मिल जाते हैं विद ईच अदर थ्रू द आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स। के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ मिल गए, कौन सी फोर्स उन्हें जोड़ कर रख रही है, कौन सी फोर्स उन्हें लिंक करवा रही है, वो है बॉन्ड। अब बॉन्ड या तो आयनिक बॉन्ड होगा या कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसलिए वो कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड एंड दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। और इस स्टेबल फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का। एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, 2 एलिमेंट है, उनके मुख्तलिफ मतलब के मुख्तलिफ एलिमेंट के जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक कार्बन का एटम है, ये आपस में थ्रू द कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है। इसी तरह हमारे पास वाटर है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का, इनके दरमियान भी केमिकल बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, मॉलिक्यूल कहला रहा है। और इसके बाद हमारे पास NaCl। अब एक हमारे पास सोडियम का एटम, एक दूसरा क्लोरीन का एटम है। तो ये भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम है एक दूसरे के साथ थ्रू द आयनिक बॉन्डिंग, NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, वो इनके दरमियान मौजूद है और ये मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर क्या करें, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, NaCl। इसके बाद वो कहता है कि इन ऑर्गेनिजम्स
एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन द आइसोलेटेड फॉर्म, कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाते, हमने ऑलरेडी कहा है, इसलिए वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल वो मॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर मौजूद है जिन्हें बायो एलिमेंट्स बना रहे हैं, उन मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर जो मोस्ट कॉमन एटम्स हैं वो कौन से हैं, उनमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और क्या है, कैल्शियम है। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड कैल्शियम आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में मोस्ट कॉमन एटम्स हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कि मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं। तो दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है वो कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग मौजूद होती है वो बॉन्डिंग के लिहाज से मुख्तलिफ तरह की बॉन्डिंग क्या करती है, ठीक है, उनको अरेंजमेंट में के अंदर कन्वर्ट कर देती है, एक अरेंजमेंट देती है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्या आती है, वैरायटी आती है, उनके मुख्तलिफ टाइप्स बनते हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में मजीद और टाइप्स होती हैं। तो इस तरह बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या करती है, उन्हें परमिट करती है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ वैरायटी बने और उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट। अब दो टाइप्स है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। पहली है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, These may be the molecule with low molecular weight like carbon dioxide and water, कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लो होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये कि हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसलिए हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब मैक्रो का मतलब है बड़ा, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च एंड प्रोटीन, के वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हाई होता है, उन्हें हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। इनकी क्या एग्जांपल है, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया। अब जैसा कि हमारे पास स्टार्च है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए ये जो स्टार्च है इसे हम नाम दे रहे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन में भी आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत इसका मॉलिक्यूलर वेट या वाटर की निस्बत बहुत ही ज्यादा है प्रोटीन का, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और इसकी एग्जांपल्स क्या है, स्टार्च और प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्या होगा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। पहले हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिस्कस किया, अब है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। पहला मॉलिक्यूल कौन सा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, एनी मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। एग्जांपल कौन सी है इसकी, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, कार्बन भी मौजूद है, साथ हाइड्रोजन भी मौजूद है। अमीनो एसिड, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड जैसे कि ATP, ADP एंड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, those molecules that do not include carbon and hydrogen together in a molecule, कि वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं पाए जाते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। एग्जांपल क्या है इनकी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब कार्बन तो मौजूद है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन तो मौजूद है, इसके साथ कार्बन नहीं है, तो ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है नंबर 2 पे, वो है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। अब होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ऑर्गेनेलिस मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, राइट हो गया। तो डिफरेंट एंड इनर्मस नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, के मैक्रो और मैक्रो
बहुत सारे मालिक्यूल, मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल अरेंज होते हैं दिम सेल्स इन अ पार्टिकुलर वे, खास तरीके से टू फॉर्म सेल्स एंड दियर ऑर्गेनेलीज के मुख्त डिफरेंट एंड इनर्मस के मुख्तलिफ वैरायटी के माइक्रो मालिक्यूल्स, तो बहुत सारे जो हमारे पास मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ मिलेंगे खास तरीके से और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली और सेल्स को बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द मोस्ट प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल, के वो एनिमल ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट वगैरह, उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो इंटायर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इन मोस्ट फंजाई प्लांट एनिमल, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। द ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रिलियन ऑफ सेल्स, के ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर उनकी बॉडी कंपोज होती है, बॉडी बनी हुई होती है। तो फंजाई प्लांट और एनिमल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनेलिस। अब ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स आर अकम्पलिश्ड बाय द स्पेशलाइज्ड न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनेलीज। वो कहता है कि सेल्स के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, स्पेशलाइज्ड सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि सेल्स के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ऑर्गेनेलिस का। जिस तरह वो इसको उसने कंपैरिजन किया ऑर्गेनेली का ऑर्गन्स के साथ, जो कि बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। जिस तरह हमारी बॉडी एक यूनिट है और इसके जो मतलब के सब यूनिट है वो क्या मुख्तलिफ ऑर्गन है। अब बॉडी के जो काम है वो कौन कर रहे हैं, ऑर्गन कर रहे हैं। इसी तरह सेल एक यूनिट है, उसके जो सब यूनिट है वो क्या ऑर्गेनेलिस के। ऑर्गेनेलिस मुख्तलिफ तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो सारे के सारे जो फंक्शन कलेक्टिवली होते हैं तमाम ऑर्गेनेलिस के, वो किसका फंक्शन बन जाता है, सेल का फंक्शन बन जाता है। तो फंक्शन ऑफ सेल्स आर अकम्पलिश्ड, कंप्लीट हो जाता है बाय द स्पेशलाइज्ड न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनेलिस। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। अब वो कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिस स्पीक्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं, उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। अब डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल कोट करते हैं यहाँ कि जिस तरह एक घर होता है, घर को आप कंसीडर कर लें एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर जो अफराद हैं वो उसके क्या ऑर्गेनेलिस हैं। अब घर के जितने भी काम होते हैं वो भी डिवीजन ऑफ लेबर के मुताबिक होते हैं। घर का एक सरबराह होता है, जैसा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है वो सरबराह होता है सेल का, और बहुत सारे और अफराद होते हैं घर के, और हर बंदे के जिम्मे कोई ना कोई काम होता है जो वो करता है। अब वो कहता है कि हर पर्सन जो काम करता है उन तमाम कामों को मिलाया जाए, जो हर पर्सन अलग अलग कर रहा है, तो वो किसका फंक्शन बन जाता है, घर का बन जाता है। तो इसी तरह जब सेल में मौजूद ऑर्गेनेलिस भी मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कोलेक्टिवली किसका फंक्शन बन जाता है, सेल का फंक्शन बन जाता है। मतलब कि जो काम है ऑर्गेनेलिस के दरमियान, काम जो सेल का है, सेल ने उन्हें ऑर्गेनेलिस के दरमियान क्या कर दिया, तकसीम कर दिए। जिस तरह घर के कामों को मुख्तलिफ अफराद में तकसीम कर दिया जाता है, इसी तरह सेल के फंक्शन को भी मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस में तकसीम कर दिया जाता है कि हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम करे और फिर काम जो सेल का होता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिस के जो ऑर्गेनेलिस के अरेंजमेंट है सेल के अंदर, वो स्पीक ये बात बताती है कि डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, के सेल के अंदर क्या मौजूद है, डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है। इसके बाद जैसा कि हमारे पास एक डायग्राम है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ आपको ऑर्गेनेलिस नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। अब न्यूक्लियस की क्या फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे जैसे हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, मैक्रोफिलामेंट्स, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी ऑपरेटस, क्रोमैटिन, ये सारे के सारे क्या ऑर्गेनेलिस हैं सेल के, ठीक है। अब हर ऑर्गेनेली क्या करता है, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और वह तमाम के तमाम जो फंक्शन है वो सेल के फंक्शन बन जाते हैं। जैसा कि वो कहते हैं न्यूक्लियस क्या करता है, कंटेन प्रोटेक्ट जेनेटिक मटीरियल। इसके अंदर क्या मौजूद होता है, जेनेटिक मटीरियल मौजूद होता है। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने के लिए। राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन को बनवाना। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और
डिमिनिश करवाती है प्रोटीन्स को। और इसके बाद लाइसोसोम है, ये क्या करते हैं प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। गोल्गी apparatus का क्या फंक्शन है, मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है रूट्स एंड द सेल प्रोडक्ट, ठीक है। मॉडिफिकेशन काम है गोल्गी apparatus का। साइटोप्लाज्म क्या करता है, स्पेस फॉर वर्क टू बी डन, ये जगह प्रोवाइड करता है। वेसिकल क्या करते हैं, सेलुलर पैकिंग करते हैं। वैक्यूल क्या करते हैं, डाइजेशन और स्टोरेज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, रेगुलेट्स द केमिकल। तो ये जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, वो उनके दिन में एक एक काम है। और ये जितने भी फंक्शन है, ये किसके फंक्शन बन जाएंगे, सेल के फंक्शन बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो हमने देखा कि ये ऑर्गेनेलिज के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है, हर ऑर्गेनेली मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। के प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अब प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनके सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज इन देयर साइटोप्लाज्म। के प्रोकैरियोट्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उस सेल के अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर लिमिटेड नंबर होते हैं ऑर्गेनेलिज के, राइट हो गया। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं, जैसा कि हम भी यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इनमें क्या होता है कि यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। कि एक तो इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर, रिच इन नंबर, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। और दूसरे नंबर पे काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज की मुख्तलिफ तरह की मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होती है, जिनके इर्द गिर्द डबल लेयर मौजूद होती है मेम्ब्रेन की। अब ये हमारे पास है कि सेल मेम्ब्रेन इज हाउएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, राइट हो गया। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन वो कहता है कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर मौजूद होती है। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशिएशन डायग्राम है। अब ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है बल्कि न्यूक्लियाइड है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर बरीड है, बिखरा हुआ है, स्प्रेड है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इधर नहीं है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह हमारे पास यहाँ राइबोसोम्स हैं, यहाँ भी राइबोसोम्स मौजूद हैं, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, राइट हो गया। तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेलिज कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कम कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक। इस तरह मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोट के अंदर। और नॉन मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होते हैं वो प्रोकैरियोट के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर, राइबोसोम भी दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। राइबोसोम में भी इनके अंदर फर्क मौजूद होता है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उससे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टिश्यू लेवल, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो टिश्यू लेवल में क्या मतलब कि ये हमारे पास क्या आते हैं, सिमिलर सेल्स के बहुत सारे सेल्स। अभी हमने सेल पढ़ लिया, तो बहुत सारे सेल जो एक जैसे होते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो सिमिलर सेल्स हैविंग द सिमिलर फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द टिश्यू, क्या करते हैं, टिश्यू को बनाते हैं। और ये टिश्यूज होंगे क्या, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर तो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। तो इन मल्टी सेलुलर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये बात याद रखनी कि सिमिलर सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं लूज शीट्स के अंदर, या तो शीट बना लेते हैं सेल अरेंज होकर, या बंडल बना लेते हैं, और वो फंक्शन क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज आर कॉल्ड द टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द लूज शीट और बंडल्स परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड द टिश्यूज। जैसा कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट किए गए। कनेक्टिव टिश्यू है, एक ही तरह के सेल हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये भी ये देखें एक ही तरह के क्या है, सेल्स हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्रुप बनाकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। ये हमारे पास मसल टिश्यू, एक ही तरह के सेल्स हैं, ठीक है, मसल सेल हैं, ठीक है, मसल फाइबर जिसे हम नाम देते हैं, वो एक ही तरह के, लेकिन ग्रुप में मिलकर क्या बना रहे हैं, मसल टिश्यू। ये हमारे पास क्या है, नर्व सेल है, ये भी एक नर्व सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। तो ये बहुत सारे नर्व सेल क्या बना रहे हैं, नर्वस टिश्यूज को बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो एक ही तरह के सेल्स, एक ही फंक्शन परफॉर्म करने वाले आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास each tissue has a particular function in the life of the organism, कि जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ होती है उसके फंक्शन को हर टिश्यू, मतलब कि हर टिश्यू का एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसा कि मसल टिश्यू है, तो ये क्या करता है, बेसिकली कंट्रैक्शन यानी मूवमेंट कराता है। तो मसल टिश्यू का क्या काम हुआ, कंट्रैक्शन कराना हुआ। इस तरह हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है सेक्रीशन के, मुख्तलिफ हार्मोन को सेक्रेट करवाना। इसके बाद हमारे पास है जाइलम टिश्यू, प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। तो इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर और साल्ट को क्या करना है, ट्रांसलोकेट करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके
बाद है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम क्या करवाता है? बेसिकली फ्लोएम करवाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर इन द प्रोटीन, कि जो शुगर और प्रोटीन बनती हैं, ठीक है, प्लांट्स के एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? फ्लोएम टिश्यू करवाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को, मॉलिक्यूलर लेवल को, ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल को, टिश्यू लेवल को। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।